अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। राग लाहौर में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं जनाब। हंसती मुस्कुराती और खूबसूरत सी सुबह के साथ मैं हूं मुनीबाज। सिर्फ इस उम्मीद और इस दुआ के साथ हमेशा की तरह आपकी खिदमत में हाजिर हैं जनाब कि आप लोग इस वक्त जहां कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और अपने साथ साथ अपने चाहने वालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि जनाब हम वापस आ चुके हैं, बल्कि मैं वापस आ चुकी हूँ। काफ़ी दिन आप लोगों से दूर रही, आप लोगों से मुलाकात नहीं हुई, बातचीत नहीं हुई, क्योंकि ये मौसम इतना सर्द होता जा रहा है, इतना इंटेंस होता जा रहा है कि इसकी वजह से बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे हैं और उनमें से एक मैं भी थी जो बीमार पड़ चुकी थी। अभी काफ़ी हद तक बेहतर है तबीयत और मैंने सोचा कि क्यों ना वापस जाया जाए और दोबारा से एनर्जी को बहाल किया जाए और आप लोगों से दोबारा से गुफ्तगू की जाए और तमाम तर मसाइल पर दोबारा से जनाब रोशनी डाली जाए, क्योंकि ज़िंदगी है और ज़िंदगी यूं ही चलती है, किसी के लिए रुकती नहीं है, कोई भी चीज़ रुकती नहीं है और ज़िंदगी ऊंच नीच का नाम ही है और ये एक नाहमवार सफ़र है जिसमें आपकी हालत कभी एक जैसी नहीं रह सकती है। आज अगर आप खुश हैं तो कल शायद आपको दुख भी देखना पड़ सकता है। अगर दुख है तो कल को आपको सुख का दिन भी ज़रूर मिलेगा और ज़िंदगी ही है एक ऐसा खेल है जिसमें सुख और जो दुख है ना एक चेन में चलते हैं। मगर हमारा मसला ये है कि हम ज़िंदगी की इस बड़ी हकीकत को मानने से इनकार करते हैं। जब खुशी का वक्त होता है तो हम समझते हैं कि शायद जैसे गम तो कभी आएगा ही नहीं, और जब गम होता है तो इतने अफसरदा हो जाते हैं या इतने नाउमीद हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी से कि शिकवा शिकायत पर उतर आते हैं और यही गुमान कर लेते हैं कि जैसे अब कोई अच्छा दिन आएगा ही नहीं। लेकिन ज़िंदगी हिम्मत मांगती है, सब्र मांगती है और इसमें तो कोई शक भी नहीं है, मगर इससे भी बढ़कर ये ज़रूरी होता है कि हम ये समझ लें और मान लें कि ज़िंदगी साकिन नहीं रहती है, एक जैसी नहीं रहती है। अंग्रेज़ी के एक नामवर तरीन शायर हैं रॉबर्ट फ्रोस्ट। उन्होंने हमारी इस तमाम तर गुफ्तगू को इस तरह एक बयान किया है कि जैसे कोई समंदर को कूज़े में बंद नहीं कर देता, वैसे उसका कहना था कि अगर मैं ज़िंदगी के तमाम तर तजुर्बात को सिर्फ 3 लफ्ज़ों में बयान करूँ ना तो बस यही कहूँगा कि लाइफ गोज़ ऑन एंड लाइफ मस्ट गोज़ ऑन। जिससे मुराद ये है या जिससे हमें मतलब ये अखज़ होता है कि ज़िंदगी एक समंदर की तरह चलती रहती है और ये कभी नहीं रुकती है। और जो इस हकीकत को एक बार दिल से तस्लीम कर लेता है ना तो वो बहुत सी परेशानियों से ऐसे गुजर जाता है कि जैसे वो कभी आई ही नहीं होंगी उसकी ज़िंदगी में, और ज़िंदगी और कभी भी किसी का कह लें कि इंतज़ार नहीं करती है। हमारी जो ज़िंदगी है ना, हमारे किसी भी तरह के क्यों ना सिचुएशंस हो, कंडीशंस हो, कोई भी हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा कह ले कि परेशानी क्यों ना आ जाए, मुसीबत क्यों ना आ जाए, कोई लम्हा उसके लिए इंतज़ार नहीं करता है। अच्छे लम्हे आते हैं तो बुरे लम्हे भी आने में होते हैं, तो इसलिए लाइफ मस्ट गो ऑन। इसका मतलब यही है कि आपने अपनी ज़िंदगी के साथ चलते रहना है। चलती का नाम ही ज़िंदगी है। अगर रुक जाएगी तो समझे कि आप मुर्दा हैं। अगर आपकी ज़िंदगी रुक गई है तो फिर तो कुछ भी नहीं है ना फिर आपके पास। अगर आपकी ज़िंदगी रुक गई है, आप रुक गए हैं किसी चीज़ के ऊपर, तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में जैसा भी वक्त हो, अच्छा वक्त हो, बुरा वक्त हो, उस पर हमेशा सब्र के साथ काम लेना चाहिए, शुक्रगुजारी के साथ काम लेना चाहिए। अब जैसे मैं एक बीमारी से उठ कर आई हूँ तो मैं अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्र अदा करती हूँ कि एक बीमारी से निकल कर आना ये भी एक बहुत बड़ी जीत होती है कि आप उस सिचुएशन को कोप अप करके आए हो उसके साथ और आके दोबारा से आप अपनी एनर्जी बहाल करके और दोबारा से अपने काम काज पर आ रहे हो, दोबारा से वही एनर्जी के साथ सारा काम करने के लिए गदो लगे हुए हो, जद्दोजहद कर रहे हो। तो ये भी बड़ा एक मुश्किल टास्क होता है और आपकी वैसे सारी चीज़ें आपको अपने कलेक्टिवली साथ लेकर चलनी होती है। तो ज़िंदगी के साथ चलना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, कभी भी मायूसी का शिकार नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है, कोई ना कोई एक ऐसा अंसर हमारी ज़िंदगी में मौजूद होता है जिससे हमें लगता है कि शायद ऐसा ना होता, लेकिन कोई भी चीज़ हमारे हाथ में नहीं होता है। हाँ, जब सिचुएशन आपके ऊपर आ जाती है तो आप उस सिचुएशन को बेहतर कर सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते कि शायद ये मेरे हाथ में था तो मैं सिचुएशन आने ही ना देती। अब जैसे मैं बीमार हुई थी तो मेरे हाथ में नहीं था बीमार होना, अगर मेरे हाथ में होता तो मैं क्यों ना अच्छे तरीके से और एहतियात बरतती, जिस तरह मैं रोज़ाना की बुनियाद पर आपको कहती
कि एहतियात करें, बाहर जाएं, मास्क का इस्तेमाल करें, इतनी ठंड में ना बाहर जाएं, गर्म कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा पहने। मैं भी यही एहतियात करती थी, लेकिन जब आपने बीमार होना है तब आपने बीमार होना है। जब आपके ऊपर कोई सिचुएशन आनी है, कोई मुसीबत आनी है, कोई परेशानी आनी है, तो वो आनी ही है। लेकिन आपने ये देखना है कि आपने उस सिचुएशन में रहते हुए आपने उससे लड़ना कैसे, उससे मुकाबला कैसे करना है। क्या मायूसी में रहकर उसका मुकाबला करना है या अच्छे तरीके से उसका मुकाबला करके ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। ये दो ऑप्शन है हमारे पास, तो यही हमें करना चाहिए। अच्छे तरीके से पॉजिटिवली आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। हम भी आगे बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम में। जनाब, अब कुछ बात कर लेते हैं हेल्दी रहने के हवाले से। और अगर बात कर ली जाए सब्जियों में, और सब्जियों में आलू का शुमार दुनिया की मशहूर तरीन सब्जियों में होता है। और ये एक ऐसी सब्ज़ी है जो तकरीबन दुनिया भर में काश्त की जाती है, और ये उन सब्जियों में शामिल होती है जिसे छोटे बड़े सभी बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। गोया ये काफ़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन ये सब्ज़ी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा अफादियत की हामिल है, क्योंकि इसमें बहुत से जो ग़िज़ाई अज्जा हैं वो पाए जाते हैं। मुख्तलिफ़ अज्जा इस सब्ज़ी को मुतवाज़न ग़िज़ा बनाते हैं, और कहा जाता है कि पके हुए आलू के एक कप में 161 कैलोरीज़ के साथ साथ कॉपर, विटामिन B6, पोटाशियम, मैग्नीशियम, विटामिन C, फास्फोरस वगैरह काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है। और इसके साथ साथ एक कप पके हुए आलूओं में 29% कार्बोहाइड्रेट और तकरीबन 9 ग्राम प्रोटीन पाए जाते हैं। और आलूओं के मुतालिक एक गलत फहमी भी पाई जाती है कि शायद ये मोटापे का सबब भी बनते हैं, इसलिए डाइटिंग करने वाले सबसे पहले आलू खाना छोड़ देते हैं। और कुछ जो एक्सपीरियंस्ड फिटनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो ये कहते हैं कि जनाब एक्सरसाइज और डाइट करने वाले जो अफराद हैं वो आलू खाने के मशवरा देते हैं, जिससे साबित होता है कि ये एक सेहत बख्श ग़िज़ा है, ना कि मुज़र सेहत। तो इस हवाले से आज ये जानने की हम कोशिश करेंगे कि अगर हम लोगों ने आलू खाने हैं, पोटैटोज़ खाने हैं, तो हमें किस तरह खाने चाहिए, और ये सब्ज़ी हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, किन किन को खाना चाहिए, किन किन को नहीं खाने चाहिए। तो इस पर बात करने के लिए डॉक्टर शर्मीन यासीन हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन है। डॉक्टर शर्मीन, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच। बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक, अभी रिकवर हो के आई हूँ। और अभी आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा फ्लू है और सारा कुछ है, हर कोई बीमार हो रहा है। सही है। तो आलू जो हर किसी को पसंद है, बच्चे खाते हैं, फ्राइज़ बहुत ज़्यादा शौक़ से खाए जाते हैं, आलू के पोटैटो फ्राइज़। तो आलू में क्या क्या ऐसी चीज़ें मौजूद है जो हमारी सेहत के लिए या हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है? बिल्कुल ऐसा ही आपने जिस तरह भी बात की है कि इसको बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन जो है वो इसकी क्रिएट हो गई हुई है कि आलू खाने से जो है वो बहुत ज़्यादा हम मोटापे के शिकार हो जाएंगे। हालांकि ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि आप आलू को बना किस तरह से रहे हैं, और आलू आप किस तरह से, किस प्रोसीजर से आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब आलू देखें, अगर हम बॉयल करके खाते हैं, बॉयल करने के बाद अगर हम उसको चिल कर लेते हैं ना, मतलब उसको थोड़ी देर ठंडा कर लें, अगर आप रूम टेम्परेचर से थोड़ा सा ज़्यादा कर लें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप उसको गरम गरम कंज्यूम करते हैं। उसका एक तो ये लॉजिक भी होती है कि जो गरम आप पोटैटो खा रहे होते हैं, एक तो उसके अंदर फ़ैट कंटेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और जब आप उसको ऑब्वियसली फ्राई पोटैटोज़ जो है उसके अंदर तो ज़्यादा जो है वो कैलोरीज होती हैं। जिस तरह अभी आपने बताया कि 200 अगर हम ग्राम्स ऑफ पोटैटोज़ लेते हैं, उसके अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली आपको जो है वो 160 कैलोरीज आपको मिलते हैं। तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना पोर्शन को कंट्रोल करके खाना है। अगर हम हर चीज़ में कोई भी खाना अगर हम कंज्यूम कर रहे हैं उसमें अपना पोर्शन को कंट्रोल करके खा रहे हैं तो वो हमारे लिए जो है वो इतना ज़्यादा नुकसानदेह नहीं होती है। अच्छा। अगर इसी आलू की बात की जाए, अगर आप इसको एक लिमिट से ज़्यादा इसका इंटेक करते हैं तो वो आपको जो है वो नुकसानदेह हो जाती है। अच्छा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनकी गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा, या इम्यून सिस्टम उनका बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है, जिसकी वजह से उनका गट हेल्थ जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। लाइक उनको आलू खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। आलू खाने से कॉन्स्टिपेशन हो जाती है? एग्जैक्टली। अगर आप इसको एक लिमिटेड अमाउंट में खाएंगे तो आपकी ये कॉन्स्टिपेशन खत्म भी कर सकता है अगर आप इसको छिलके के साथ खाते हैं तो। अच्छा। बिल्कुल। और अगर आप इसको जो है वो ज़्यादा अमाउंट में इसको कंज्यूम करने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली इससे जो है वो गैस आपको प्रोड्यूस होती है, गैस के साथ साथ आपको जो है लॉन्ग टर्म जो है वो कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि छिलके के साथ खाने से ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, लेकिन अब आलू की भी मुख्तलिफ इकसाम है ना। कुछ बिल्कुल बारीक छिलके वाले होते हैं जो नए नए आलू आते हैं, कुछ मोटे छिलके वाले भी होते हैं। तो फिर किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे कि हमने कौन से छिलके के साथ खाने हैं? जिसके ऊपर बिल्कुल आप समझ लें कि स्किन उसकी जो लेयर है ना, मतलब कि जो बहुत ज़्यादा थिन होती है, वो आपको ईजी टू डाइजेस्ट है, वो आप इजीली डाइजेस्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू कि जो बहुत ज़्यादा थिक आपको जो उसका छिलका मिलता है वो आपके लिए डाइजेशन में जो वो थोड़ा सा मसला क्रिएट करता है।
तो जो पतले लेयर वाले होते हैं जिसके ऊपर हल्का हल्का छिलका आता है, वो वाला कंज्यूम करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अब अगर आप बच्चों की बात करें जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, अक्सर टीचर्स भी उनको नोट कर रही होते हैं या माएँ भी देखते हैं कि हमारा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा लेथार्जिक फील कर रहा है ना, तो जो पोटैटो है वो एक तो गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स भी है, आपको ज़्यादा देर तक फुलनेस फील करवाएगा। इसके साथ साथ जो बच्चे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का शिकार होते हैं या उनके अंदर एनर्जी इतनी नहीं आती है, उनके लिए बेहतर है कि वो आलू जो है वो ज़रूर कंज्यूम करें, क्योंकि रिच इन आयरन है। जब आयरन रिच है कार्ब्स के साथ साथ आयरन भी आपको बहुत अच्छी क्वांटिटी में जब मिलती है, ऑब्वियसली जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी तो बहुत अच्छा है। हाँ। बिल्कुल। और फ्राई के आपको पता है जब स्कूल लेके जाते हैं टिफिन में पैक करते हैं तो उसके अंदर जो है वो थोड़ी सी नमी मॉइस्ट वो थोड़ा सा हो जाता है, सॉगी से हो जाते हैं। हाँ, तो वो उससे बेहतर है कि आप बच्चों को मैश पोटैटोज दें। अच्छा, मैश पोटैटोज दें। उसके अंदर थोड़ा सा आप सॉल्ट का इंटेक जो है वो थोड़ा सा डाल लें। नमक डालने से ये होगा कि आपका जो है वो इसकी अफादियत भी एक तो ज़्यादा हो जाएगी, सोडियम का भी आपको इसके अंदर कंटेंट ज़्यादा मिल जाएगा। ऑब्वियसली जो पोटैटो है उसके अंदर भी सोडियम आपको बीच में मिलता ही है, थोड़ा सा नमकीन होता है वो, लेकिन अगर आप इसको थोड़ा सा और इसके अंदर डाल देंगे तो वो आपको टेस्ट में भी थोड़ा सा बेटर लगता है और आपके लिए कंज्यूम करने में भी जो थोड़ी सी वो आसानी हो जाती है। अगर आप इसकी बात करें कि जो स्टूडेंट्स होते हैं जो स्कूल जो टिफ़िन वगैरह लेकर जाते हैं अपने बॉयल पोटैटोस लें, उसके अंदर साथ में जो है वो कैरेट भी बॉयल करके ले लें या सोते करके कोई वेजिटेबल्स ले रहे हैं, बच्चों को जो है वो ज़रूर ये इस चीज़ को जो है इंट्रोड्यूस करवाएं एज़ कम्पेयर टू कि हम जो है वो फ्राइज़ जो है उनको बना के दें, क्योंकि हमारा तो वही ईजी टू मेक वही होता है कि बच्चे ज़्यादा अच्छे तरीके से फ्राइज़ खा लेते हैं तो वो उन्हें बना के दे देते हैं। अच्छा, दूसरा आलू में कहा जाता है कि स्टार्च बहुत ज़्यादा मौजूद होती है, तो वाकई ऐसा है जिसकी वजह से कहते हैं कि ये आपको मोटा कर देती है, मोटापे का शिकार बनाती है। जी ऐसा ही है। इसके अंदर एक तो स्टार्च भी पाया जाता है, स्टार्च होने की वजह से ही कहा जाता है कि जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको जो है उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए, ताकि क्योंकि वो आपके जो है ब्लड के अंदर जो है वो शुगर का इंटेक जो है वो ज़्यादा कर देता है या शुगर लेवल जो है वो ज़्यादा बढ़ा देता है। तो इस वजह से हर चीज़ अगर आप एक लिमिट में लेके रहेंगे, ऑब्वियसली अब आपकी बॉडी की एक रिक्वायरमेंट है। अब जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं उनको भी तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं से स्टार्च चाहिए या उनको भी थोड़ी बॉडी के अंदर शुगर इंटेक तो उनको चाहिए। तो एज़ कम्पेयर टू कि आप जो है वो बैड फैट ले रहे हैं, आपको चाहिए कि आप गुड फैट्स कंज्यूम करें। अब आलू को जिस तरह मैंने पहले बात की है कि अगर मेथड जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप आलू को बना किस तरह से रहे हैं और कंज्यूम किस तरह से कर रहे हैं। अब सबसे अच्छी जो लोग डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनके लिए अच्छा होता है कि आप इसको जो है वो बेक करके लें, जो बेक पोटैटोज होते हैं उसके अंदर थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाल लें या गरम मसाला डाल के जो है वो ऐड कर लें। अब जो हज़रात जिनको ब्लड प्रेशर का इशू होता है, बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर के जो वो कॉन्टिन्यूस पेशेंट रहते हैं, उनके लिए बेहतर है कि अगर वो पोटैटोज़ को कंज्यूम कर रहे हैं तो ऊपर नमक डाल के जो है वो नमक को जो है वो अवॉइड कर लें, ताकि उनका जो वो हाई ब्लड प्रेशर है उससे जो है वो थोड़ा सा उसको मॉडरेट अमाउंट में लेके आ जा सके। मतलब बीपी वाले भी लोग खा सकते हैं और डायबिटिक लोग भी खा सकते हैं, लेकिन फिर उनको कितनी क्वांटिटी अगर रोज़ ही उन्हें क्रेविंग हो रही है कि वो खा रहे हैं, क्योंकि हमारा तो ये होता है कि उन्हें बिल्कुल ही लिमिटाइज कर दिया जाता है कि आपने ये चीज़ें खानी ही नहीं है। तो अगर नेचुरली उन्हें कुछ मिल रहा है या स्टार्च या थोड़ा बहुत ग्लूकोज मिल रहा है तो वो उनके लिए बेटर है, उनकी बॉडी के लिए। तो कितना दे देना चाहिए रोज़ाना की बुनियाद पर? क्वांटिटी जो है वो बहुत मैटर करती है। अब ऑब्वियसली एक नॉर्मल इंडिविजुअल है, आलू तो सबकी जो है वो बहुत पसंदीदा चीज़ होती है, बचपन से खा रहे होते हैं। मतलब हम लोग जब सेमी सॉलिड पे होते हैं तभी आलू ज़्यादातर वो खिलाए जाते हैं मैश करके। बिल्कुल। तो अगर हम नॉर्मली इंडिविजुअल्स की बात की जाए तो आलू की जब अगर फ्राइज़ बन रहे हैं तो हम लोग अपनी क्वांटिटी नहीं देख रहे होते, बस खा ही जाते हैं उसको, जिसकी वजह से हमें जो है वो बहुत ज़्यादा पिंपल्स निकल आ सकते हैं। पिंपल्स के साथ साथ जो है वो वेट भी इंक्रीज़ हो सकता है। अब जो लोग जो ब्लड प्रेशर और जो शुगर के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए बेहतर है कि सिर्फ इसको 200 ग्राम्स तक इसको जो है वो कंज्यूम किया जाए। इसके अंदर मीडियम साइज़ पोटैटो आता है। मीडियम साइज पोटैटो अप्रॉक्सीमेटली आपकी एक फिस्ट से जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, बड़ा। लेकिन आप अगर उतनी क्वांटिटी में इसको कंज्यूम करते हैं तो वो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स के लिए या शुगर के पेशेंट के लिए बुरा नहीं है। आप उसको मॉडरेट अमाउंट में लें, वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। एज़ कम्पेयर टू कि अगर आप बहुत ही आपका दिल चाह रहा है तो आप जो है वो शकरकंदी ले सकते हैं, जो स्वीट पोटैटो है। ये जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स हैं उनके लिए भी ये बहुत ज़्यादा अच्छा है कि अगर आप उसको बहुत आपका दिल चाह रहा है पोटैटो कंज्यूम करने का तो आप स्वीट पोटैटो की तरफ चले जाएं। और उसका भी मैटर करता है कि आप उसको किस तरह से बना रहे हैं। अब शकरकंदी भी जब आप ले रहे हैं तो आप उसको जो है वो अच्छे से क्या कहते हैं कि या तो आप बॉयल करके उसको खा लें या तो आप उसको स्टीम करके खा लें। स्टीम करके भी आपके लिए जो है वो बहुत ज़्यादा, भुन के जो हम खाते हैं जो भुनी हुई होती हैं वो भी आपके लिए बहुत बेहतरीन है। आलू की अगर बात की जाए तो इसका एक और मेथड भी है जो हम लोग जिसको कहते हैं एयर फ्राई में, जब आप
आप बनाते हैं। जब बच्चों का बहुत दिल चाह रहा है या वो हजरात जो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, उनका भी अगर दिल चाह रहा है कि ऑब्वियसली जब मौसम अच्छा आता है, बारिशें भी आने वाली हैं, तो सबका दिल चाहता है कि पकोड़े बना के खाएं या फ्राइज बना के इस तरह की चीज़ें हो रहे हैं। एग्जैक्टली। तो आप जो है वो एयर फ्राई में इसको करके खाएं। एयर फ्राई का एक तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा है कि आपको जो है वो फैट कंटेंट ऑयल से एक तो नहीं मिल रहा होता, आपका जो है वो गरम हीट के अंदर ही आपको जो है वो कुकिंग का आपको जो है वो मिल जाता है। तो हल्का सा अगर आप ग्रीस भी करना चाहते हैं ऑयल के साथ, तो ऑलिव ऑयल आप लगा के वो भी खा सकते हैं। पोटैटो के कटलेट्स बना के खा लें। जो लोग अपना वेट इंक्रीज करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि अगर वो अपने पोटैटो के कटलेट्स बनाते हैं तो उसको अब देखें कि पोटैटो के कटलेट्स किस तरह से बेनिफिशियल हैं। वो इस तरह से भी बेनिफिशियल है जिस तरह मैंने बताया कि अगर आलू को आप चिल करके खाते हैं ना, मतलब कि रूम टेम्परेचर से थोड़ा ठंडा कर लेते हैं आप इसको, तो इसके अंदर फैट के कंटेंट जो है वो थोड़े से कम हो जाते हैं। तो जो आलू के कटलेट्स बना के हम लोग फ्रिज में रख देते हैं और उसके बाद फिर उसको एग लगा के फ्राई कर लेते हैं हल्का सा, वो भी आपके लिए बेहतरीन है। अच्छा, मतलब अगर जैसे हमने फ्राई किए हैं, फ्राइज किए, तो उसको हम लोग गरम गरम खाएंगे तो इसका मतलब है कि उसका फैट कंटेंट ऑलरेडी ज़्यादा है, इसीलिए कहते हैं कि फ्राइज ना लेना, मतलब बहुत ज़्यादा फ्राइज ना लें। अगर आप पोटैटो कंज्यूम करना चाहते हैं तो थोड़ी सी चिल करके उसको खाएं। अच्छा, मतलब किसी भी फॉर्म में अगर आप पोटैटो कंज्यूम कर रहे हैं तो उसको चिल करके आप उसको खाएं। बिल्कुल, ओके, ताकि उसका जो फैट कंटेंट है वो थोड़ा सा लो हो जाए। बिल्कुल। अब पोटैटो से और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें बनती हैं, जैसे आप फॉर एग्जांपल समझ लें कि हम पास्ता के अंदर भी हम लोग पोटैटो डाल के खा रहे होते हैं, चिकन के साथ ऐड कर लेते हैं हम लोग, उसके आलू के पराठे भी बना के खा रहे होते हैं। जब आलू के पराठे बनाते हैं उसको हम बॉईल करते हैं, बॉईल करने के बाद फिर उसको हम थोड़ी देर उसको ठंडा करते हैं, ठंडा करने के बाद फिर हम उसको रोटी के अंदर लगाते हैं। वो भी आपका एक तरह से जो है वो हेल्दी आता है। अच्छा, हेल्दी आता है वो, बिल्कुल। मतलब जो बच्चे हैं बिल्कुल वो भी आलू के पराठे ले सकते हैं, लेकिन एक चीज़ ये ख्याल रखनी है कि ऑयल का जो है ना वो थोड़ा सा हाथ हल्का रखना है, क्योंकि हम लोग फिर क्या करते हैं उसको क्रिस्पी करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ऑयल डाल देते हैं, तो वो उसकी वजह से थोड़ा फैट कंटेंट जो है वो ऑब्वियसली ज़्यादा हो जाता है। तो आलू के पराठे भी बहुत अच्छी चीज़ है, आप उसको खा सकते हैं, लेकिन वही बात है ना कि आप उसको एक मॉडरेशन में रह के रहेंगे तो ठीक है, अगर ज़्यादा खाएंगे तो ऑब्वियसली वो फैट की तरफ जो है। लेकिन आलू एक ऐसी चीज़ है जो हर किसी के साथ चल जाती है, मतलब सब्जियों, कोई भी सब्जी आप सोचे उसके साथ कुछ समझ नहीं आई तो आलू डाल दे। एग्जैक्टली, आलू एक वो वाहिद सब्जी है जो हर किसी के साथ चल जाती है। तो इसका कॉम्बिनेशन क्या हर किसी के साथ बहुत अच्छा है जो हम लोग हर किसी के साथ खा लेते हैं। बिल्कुल, हर तकरीबन देखा जाए तो हर सब्जी के साथ ही आ जाती है, मटर के अंदर आलू, गाजर के अंदर आलू, लेकिन एक देखा जाए मेरे ख्याल में भिंडी के अंदर तो कोई आलू नहीं डालता। भिंडी आलू नहीं कभी पकाया। हाँ, एग्जैक्टली। लेकिन मैंने किसी को करेले आलू जो है वो खाते हुए देखा था, तो मैं बड़ा हैरान हुई। उसके अंदर उन्होंने कीमा डाला, करेले डाले और साथ में आलू डाल दी। मैंने कहा चलो मिक्स कर दी इन्होंने सब्जी। तो अच्छा है कि अगर आप इसको सब्जियों में भी ऐड करके खाते हैं तो वो भी आपके लिए बेहतर है कि एज कम्पेयर टू आप खाली भुजिया ही खाई जा रहे हैं। जब देखें आपको और जो मिल जाते हैं, जिस तरह फाइबर इंटेक जो है वो आपको ज़्यादा हो जाता है वेजिटेबल्स के साथ, लीफी ग्रीन वेजिटेबल जिस तरह आलू पालक है, मेथी के साथ आलू जो है वो डालते हैं, तो वो आपके लिए जो है वो बेहतरीन है, क्योंकि देखिए आपको एक तरह आयरन भी मिल रहा है, खाली जो है वो आप पोटैटो का ही इंटेक नहीं कर रहे हैं, आप साथ में वेजिटेबल्स भी कंज्यूम कर रहे हैं। वेजिटेबल्स में जो है वो आयरन भी आपको बहुत अच्छे मिकदार में मिल रहा है, पालक में आपको बहुत मिल रहा है, मेथी के अंदर जो है वो आपको रिच इन फोलेट है, मैग्नीशियम उसके अंदर अच्छी अमाउंट में मिल जाती है, तो वो आप इसको जो है वो वेजिटेबल्स के साथ जो है वो कंज्यूम कर सकते हैं। लेकिन अगर हमने आलू की बात कर ली है और ये सीजन भी चले, आलू तो मेरे ख्याल से पूरा साल ही रहता है, वो ऑल सीजन हम देखते हैं, लेकिन उनकी फॉर्म्स चेंज हो जाती है। कभी कभी अगर घर में हंडिया पक रही हो तो बड़े अच्छे आलू होते हैं जिनका इतना ऐसा कोई मीठा टेस्ट नहीं होता, कुछ ऐसे मीठे आलू आ जाते हैं कि वो टेस्ट ही हंडिया का पूरा खराब हो जाता है, तो वो वाले आलू भी होते हैं। दो किस्म के आलू है, तो थोड़ी दूसरी सब्जियों की भी बात कर लेते ताकि बाकी सब्जियां बुरा ना मान जाए कि हमारे बारे में बात कर नहीं रहे, आलू ही आलू हो गए। तो बाकी जो सब्जियां हैं आजकल जो खाई जा रही हैं वो कितना अच्छा है हमारे लिए खाना, हमारी सेहत के लिए, और जितना आजकल जो ये वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे मैं भी इस सर्दी का शिकार हुई थी, तो हमारे लिए कितना अच्छा है ये सारी चीज़ें खाना। अच्छा, मैं एक और बात सोच रही थी कि आलू जो है वो एक तो बंदे ने इंतहाई कर दी, जब हम शादियों पे जाते हैं तो वो जो पास्ता बनाया था ना रशियन सैलेड टाइप, उसमें भी आलू ये ज़्यादा हो गया, रशियन सैलेड में भी आलू होता है। Exactly. वो बड़ा अजीब सा था, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हर चीज़ में आलू डाल रहे हैं, रशियन सैलेड में भी इन्होंने आलू जो है वो डालना शुरू कर दिया। अच्छा, बाकी देखा जाए जो सर्दियों में जो है वो और कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो हमें लेनी चाहिए? साग एक तो
आपको पता है कि ऑल टाइम फेवरेट हर किसी के घर में बनता है, लेकिन फिर भी जो है वो अगर किसी और के घर बना हो तो कहते हैं यार अपने घर का साग थोड़ा चेक करवाना, खाओ तो बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो साग बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। आप अगर बना रहे हैं तो उसको खाएं, लेकिन ये है कि इसको बहुत लॉन्ग टर्म जो साग के अंदर नहीं आलू पड़ता। हाँ, ये भी है। साग के अंदर जो करे आलू नहीं पड़ता, उसकी एक अलग ही अपनी एक डिश है, वरना कोई होता तो शायद साग के अंदर भी आलू डाल देता। वाकई में लोग तो साग के अंदर भी जो है वो आलू डाल दें, ऐसा ही है। और अभी आहिस्ता आहिस्ता और भी याद आ जाएगी कि जैसे भिंडी में हमने बात की हाँ, कि भिंडी कि में उसमें नहीं डलता। हाँ। और साग जो है वो बात की जाए तो इसमें भी काफ़ी अच्छी अमाउंट में आयरन आपको मिल जाता है। और साग एक तरह से इसलिए भी कंज्यूम की जाती है क्योंकि ये आपकी बॉडी के अंदर जो है वो एज ए इंसुलेटर के तौर पे भी काम करते हैं। आपकी जो बॉडी को जो है वो गर्माइश देने के लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है साग के अंदर, क्योंकि जब हम इसको बना रहे होते हैं इसकी मेकिंग में देखा जाए तो देसी घी बहुत अच्छी क्वांटिटी में डलता है। और बहुत ज़्यादा ना डालें, लेकिन आप जो है इसको थोड़ा सा मॉडरेट रह के अगर आप इसमें डालते हैं, देसी घी भी डालते हैं तो वो बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब वो जो इसके साथ रोटी हम खाते हैं डोडे की, जो हम कहते हैं या मकई की रोटी जो हम खा रहे होते हैं, डोडा जिसको बोलते हैं। अच्छा, वो भी जो है डोडा उसको बोलते हैं। अच्छा, ठीक है। तो वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि उसके अंदर भी अच्छी क्वांटिटी में जो है वो आपको सारी मिनरल्स और विटामिन्स मिल जाते हैं। तो पैक ऑफ जो है वो न्यूट्रिएंट्स जब आपको मिलते हैं तो वो साग के साथ अच्छी रह जाती है। और क्योंकि सर्दियाँ हैं अब, तो सर्दियों में जो है वो गोभी भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर जो लोग अपना वेट लॉस करना चाहते हैं या अपना जो मॉडरेट अपने हैप्पीली जो अपना हेल्दी वेट जो है वो अटेन करना चाहते हैं, उनके लिए अच्छा है कि वो गोभी का सूप बना के जो है ना वो पिएं सर्दियों में। बिल्कुल, गर्मियों में सूप का ये सीजन है तो आप पी सकते हैं मजे का बना के। बिल्कुल, जब आप सूप बना रहे हैं तो सूप के अंदर जो है वो थोड़ी सी गोभी ऐड डाल रहे हैं, ठीक है। बंद गोभी जो है वो भी बहुत ही अच्छी चीज़ है। अगर आप बंद गोभी डालते हैं तो उससे भी जो आपका वेट लॉस में जो है वो बहुत अच्छा बेनिफिट जो है वो देता है। ठीक है। और मटर डाल लें, ऐड कर लें। खाली जो हम लोग जिसके अंदर बहुत ज़्यादा जो है वो हम डाल रहे होते हैं ना, कॉर्नफ्लोर डाल देते हैं जिसकी वजह से उसको थिक कर रहे होते हैं हम, वो आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो जाता है। लेकिन अगर आप वेजिटेबल्स का सूप बना के पीते हैं तो वो आपके लिए बहुत बहुत बेहतरीन। अच्छा, वो बेनिफिशियल है। और जिस तरह का ये मौसम भी चल रहा है कि बीमार हो रहे हैं सारे घर वाले, उनको ज़्यादातर ये पीना चाहिए, सूप का इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल, सूप का इस्तेमाल से एक तो ये होगा ना कि जिन लोगों की चेस्ट रुकी हुई है, ये जिनको आजकल बहुत ज़्यादा कफ हो रहा है और स्मोक भी बहुत ज़्यादा हुई हुई है, तो उसकी वजह से जो है आपको गले को जो है वो थोड़ा सा आराम मिलेगा। आप जब जुशांदा वगैरह पी रहे हैं तो बेहतरीन नहीं है कि आप लोग जो है वो सूप पीने, आपकी जो है वो माइंड भी फ्री फ्रेश रहेगा, आप हाइड्रेटेड भी रहेंगे, प्रोटीन का एलिमेंट भी चला गया और वो सारा आपका जो है अंडा भी अंदर जा रहा है, चिकन भी आप अंदर डाल रहे हैं, तो साथ में जो है वो सब्जियों का भी थोड़ा सा आप इंटेक ज्यादा बढ़ा तो वो एक अच्छा हेल्दी आपका बाउल बन जाएगा सूप का कि आपने घर पे बना लिया है। और वैसे भी सर्दियों में आपको पता है कितनी भूख नहीं लग रही होती है, तो सूप भी जो है वो आपको काफी देर तक फुलनेस फील करवाता है। अच्छा, आलू और सब्जियों की बात हो रही है तो जो मुझे सबसे मजे का जो सर्दियों में जो सालन लगता है, एक तो साग तो अच्छा है, लेकिन जो मिक्स वेजिटेबल्स बनती है घर में, आलू मटर गाजर गोभी और अंदर थोड़ी सी मेथी भी डाली जाती है, तो ये बड़ा मजे का लगता है। सुबह सुबह उठ के अगर पराठे के साथ वो खाया जाए, क्या बात है, देसी घी का पराठा हो और हल्का सा देसी घी वो सालन के अंदर भी हो ना, तो सुबह उठ के आप खाए, साथ एक गर्म चाय की प्याली हो, तो इतना मजा आता है वो नाश्ता करने का। तो ये जो कॉम्बो हम लोग बना के खाते हैं, ये जब हम पराठे के साथ खाते हैं तो वो सही होता है या वो थोड़ा सा हम लोग उसको खराब कर देते हैं अपनी सारी डाइट को, हेल्दी डाइट को? बिल्कुल, जिस तरह हम बात कर रहे थे आलू की, कि जो आलू है वो आप एक लिमिट से ज्यादा खाएंगे तो वो आपको जो है वो नुकसान देगा। इसी तरह पराठा भी एक ऐसी चीज है जो कि आप अगर आप डेली इनटेक करना शुरू कर देंगे, ऑब्वियसली वो आपके लिए जो है नुकसानदेह है। लेकिन अगर आप जिस तरह बता रहे हैं कि कभी कभी हम सब्जी के साथ नाश्ते में अगर हम खा लेते हैं, और बेस्ट टाइम जो है वो पराठे का नाश्ते में ही होना चाहिए, क्योंकि एक तो आपको पूरा दिन जो है वो एक मिल जाता है आपके गट को जो है या आपके स्टमक को जो है वो उसको डाइजेस्ट करने में, तो बेहतरीन है कि आप जो है वो पराठे के साथ अगर कंज्यूम कर लेते हैं। हाँ, अगर आप इसमें ऑलिव ऑयल ऐड कर लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है। अच्छा, ठीक है, बिल्कुल, हल्का सा ग्रीस करके आप खा रहे हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल। ठीक है, मतलब खाना है, अच्छी डाइट लेनी है, लेकिन अगर आप उसको इतदाल में रह के खा लेते हैं, बैलेंस डाइट ले लेते हैं तो क्या ही बात है। तो आप हेल्दी भी रहेंगे और आप मज़े देकर भी खाएंगे। हमारे साथ डॉक्टर शर्मीन यासीन मौजूद थी। डॉक्टर शर्मीन, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई। आज हमने पोटैटो पे बात की है, आलू के हवाले से हमने बात की है कि आलू किस तरह खाना चाहिए और उसमें क्या क्या अफादियत मौजूद है। तो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, नया साल आ गया है लेकिन शहर लाहौर के वही पुराने
और रिवायती मसाइल अब भी बरकरार हैं। शहर लाहौर में गैर कानूनी तामीरात माफिया नक्शा फीस की मद में सरकार के करोड़ों रुपए हज़म कर गया और सैकड़ों कमर्शियल और रिहायशी गैर कानूनी तामीरात तामीर कर ली गई हैं और बल्दिया उज़्मा लाहौर की सर्वे रिपोर्ट से सैकड़ों गैर कानूनी तामीरात गायब कर दी गई हैं। यानी जदीद तरीक़ा वारदात अपना लिया गया है कि शहर में 181 गैर कानूनी तामीरात की रिपोर्ट जमा करवाई गई है और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उज़्मा लाहौर राफिया हैदर ने मुसद्दिका मालूमात में तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करने का हुक्म दिया। तो इतवार के रोज़ वाहगा जोन में होने वाले ऑपरेशन में 17 ग्रेड की जोनल प्लानिंग ऑफिसर और बिल्डिंग इंस्पेक्टर ने ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लिया और ऑपरेशन को मुअत्तल करा दिया था और गैर कानूनी तामीरात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन नहीं हो सके और ऑपरेशन में बिला जावाज़ कार्रवाई ना करने की सूरत में चीफ कॉरपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद ने जोनल ऑफिसर प्लानिंग इरम अल्ताफ़ समेत बिल्डिंग इंस्पेक्टर को नोटिस जारी करके 3 रोज़ में जवाब तलब कर लिया है। मज़ीद इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं और इलीगल कंस्ट्रक्शंस कहाँ पर हुई हैं और गैर कानूनी तामीरात के हवाले से कहाँ पर कार्रवाई हो चुकी है, होने वाली है और क्यों नहीं अब तक हुई, इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। हमारे साथ इन स्टूडियोज़ में मौजूद हैं इमरान अकबर है, नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ है। इमरान, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में, कैसे हैं आप? जी मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। इमरान, इलीगल कंस्ट्रक्शंस जिस तरह पहले हमने बात की कि जितने भी गैर कानूनी तजावुज़ात थे उस हवाले से ग्रैंड ऑपरेशन किया गया, वो ठप हो गया, दोबारा से वो सारी चीज़ें हमें वहीं देखने को मिली। अब गैर कानूनी तामीरात के हवाले से भी ऑपरेशन मेरे ख्याल से सोचा गया है या कार्रवाई शुरू हो गई है उस हवाले से? अवनीबा बिल्कुल बहुत शुक्रिया आपका। चूँकि अब शहर में एक रवायत कायम है कि शहर लाहौर है और यहाँ पर जो ऑपरेशन है उसको किस तरीके से करना है, फाड़ लो करिए वो कुछ नहीं रहा। पकड़े भी जा रहे हैं कि नहीं पकड़े जा रहे, ये बताएं। नहीं देखिए, आपके सामने 20 दिसंबर को एक ऑपरेशन शुरू होता है और 27 को ख़त्म हो जाता है और उसके बाद उसका नाम लेने को कोई तैयार नहीं है कि तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन भी करना है। वो मैं ये कह रहा हूँ कि कमिश्नर लाहौर किधर गए, सेक्रेटरी बल्दियात किधर गए, तमाम अफसरान जो हैं वो खामोश हैं। कोई ये भी कहने को तैयार नहीं कि ऑपरेशन रुकवाया किसने है, किन वजूहात पे रुका। बस यही कहते हैं कि जी अफसरान की इलेक्शन कमीशन पे ड्यूटियाँ लग गई हैं और इस वजह से जो है ऑपरेशन को फिलहाल बंद किया गया, बंद कर दिया गया। अब ये कोई जवाज़ समझ नहीं है, नहीं है, बिल्कुल ऐसे ये समझ नहीं आती है। जो ऑपरेशन होता है वो ड्यूटियाँ तो ठीक है अपने साथ है, सारा साल 2-2 घंटे काम किया, अगर 16-20 घंटे काम कर लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और शहर की सड़कें जो है वो कुशादा करने का मामला था। अच्छा चले, वज़ीर आला पंजाब की तरफ से हदायत आई, 7 डायरेक्शन आई कि इसके ऊपर ऑपरेशन किया जाए। ऑपरेशन क्यों रोका गया, अभी तक इन मामलात और इन तफसीलात को कोई बताने पर जो है वो राज़ी नहीं है सामने। अब देखिए, अब ये ऑपरेशन ख़त्म हुआ तो साथ ये बिल्डिंग का एक नई चीज़ बाहर आ गई। और बाहर आ जाती है और भाई जब ईंट लगने लगी थी, उसकी बेस बनने लगी थी, तो तब कहाँ थे आप? जब नक्शा जो है ना वो अप्रूव हो रहा था, तब कहाँ थे आप? अब अगर सारा कुछ बन गया है तो आपने 181 बिल्डिंग की फहरिस्त सामने ले आए हैं और इसमें से भी सैकड़ों बिल्डिंग्स गायब हैं जिनको अब डाला जा रहा है आहिस्ता क्योंकि वो एक प्रेशर पड़ा हुआ है ना। अब ये प्रेशर में आप ये देखें, सिर्फ एक जोन की बात हुई है, बागा जोन मुंह से कहने वाली बात है कि छोटा होगा, आपकी पूरी तहसील आ जाती है इसमें, जिसमें तहसील कैंट जिसको कहते हैं। और इसमें इतना बड़ा जोन है जिसकी कोई हद नहीं, रूरल खादर एरिया भी बीच में आता है, जहाँ पे फार्म हाउसेस बन चुके हुए हैं, जहाँ पे रात के टाइम आप किसी न किसी कोई ना कोई शादी में जाते हैं। तो ये तमाम जो फार्म हाउसेस हैं इनके नक्शे कौन पास करते हैं? यही लोग पास करते हैं। ये जो फार्म हाउसेस के अलावा तमाम जितने भी बिल्डिंग्स हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स हैं, यही लोग पास करते हैं। अब जब इन बिल्डिंग्स पे जाते हैं तो वहाँ पे नक्शे नहीं होते। जब उनकी एक फहरिस्त बनती है कि 181 बिल्डिंग्स की, तो जिन्होंने नक्शे नहीं पास किए, जिन्होंने ये बिल्डिंग्स बना दी हैं, वो लोग जाते ही नहीं ऑपरेशन में कि हमें ना वो पकड़ लें कि हमने ये सारा काम करवाया है। तो ये देखें ना, कल एक ऑपरेशन होना था जिसमें एक 17वें ग्रेड की जोनल प्लानिंग ऑफिसर है, उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन होना था, तो वो ही ऑपरेशन में मौजूद नहीं थी। अब जो उनके एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर हैं वो भी वहाँ पे मौजूद नहीं थे। अब 2 बंदे मौजूद नहीं थे जिनकी निशानदेही की गई कि ये ऑपरेशन में नहीं आए, उनको एक वही रवायती एक नोटिस जारी किया गया 3 दिन में आपने जवाब तलब कर लिया है। अब देखें, अब पूरे लाहौर में आपने एक
मशीनरी चलानी है, बिल्डिंग्स को मुस्मार करना है। अच्छा, मैं ये समझता हूँ बिल्डिंग मुस्मार करने के बजाय आप उनको हैवी जुर्माना ले लें, क्योंकि बिल्डिंग पे पैसे लग चुके हुए हैं। अब एक तमीर हो गई, यहाँ तो तमीर ना होने देते, अब उसका नक्शा पास कर लें। कोई इस तरह का कानून भी होता है कि आप उनको पेनल्टी डाल दें। एक तो इमरान हम देखते हैं कि दिन दिहाड़े बहुत सी जो तामीरात हो रही होती हैं वो तो अगर इनको नज़र आता है तो बड़ी अच्छी बात है, भले की बात है कि ये उसको रुकवा ले। अब तो रातों रात भी चोरी छुपे जो है ना वो तामीरात हो रही होती हैं, वो ग्रीन शीट्स ही अंदर आगे डाल देते हैं और रातों को लेंटर डाल देते हैं, और सुबह जब आके ऑपरेशन जब कर रहे होते हैं ऑफिसर्स देखते हैं ये क्या हुआ, रात को जिन डाल गए लेंटर, ये तैयार कर गए हैं पूरी तामीर, वो बिल्डिंग की तामीर कर गए। 20वें ग्रेड के ऑफिसर का कहना है कि अगर ये तमीरात जेन्युइन तरीके से, लीगल तरीके से करवाए ना, सिर्फ लाहौर की बात नहीं कर रहे कि पंजाब की, पूरे पाकिस्तान की, तो आपके पाकिस्तान का कर्जा उतर सकता है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि मतलब एक ऑफिसर खुद बोल रहा है इतने रेवेन्यू जमा हो सकता है, इतना रेवेन्यू जमा हो सकता है, क्योंकि अगर ये स्ट्रिक्टली करें कि उनको कोई अगर किसी ने कोई अपना कंपाउंडेबल एरिया बढ़ा भी दिया है तो उस पर पेनल्टी भी डालें तो इतना पैसा आ जाएगा रेवेन्यू में कि इनके पास बजट में इतना पैसा हो जाएगा। आप कह रहे हैं शहर की सड़कों के लिए 3 अरब होता है, वो 3 अरब की बजाय 30 अरब होगा। हाँ बिल्कुल, सिर्फ एक शहर की बात कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपको कहीं पे जाने की जरूरत ही नहीं है, अगर ये अच्छे तरीके से अपना मोमेंटम बनाए, तमाम अफसरान इसके ऊपर पूरा अपना ज़हन बनाए। आप ये देखें ना इमरान, जितने भी खूबसूरत शहर हम देखते हैं दुनिया में, जितने भी खूबसूरत है, वहाँ पर एक मोमेंटम होता है, एक सिस्टम होता है जिसके तहत बिल्डिंग्स बनती है, जिसके तहत बाकी चीज़ें बनती हैं, कलर स्कीम होती है, बिल्डिंग में मटीरियल किस तरह का लगना है, सेम सारी चीज़ें होती है। इधर कभी कुछ लगा हुआ है, कहीं पे कुछ लगा हुआ है, किसी की हाइट कुछ है, किसी की हाइट कुछ है, और वो हुस्न जो हमारा लाहौर का था वो खराब हो चुका है सिर्फ इस वजह से कि एक सिस्टम ही नहीं है हमारे यहाँ पे। जिसका दिल करता है वो वहां पर जी अपनी 4 दीवारी खड़े कर लेता। अब आप देखिए, एक वक्त था कि ना, आज से कोई 20 साल पहले हम कहते थे अंदरून शहर में ना एक मरले पे भी ना प्लाजा खड़ा हो जाता है, और वाकई हुए हैं। एक मरले के नीचे ही 3-3 बेसमेंट्स भी हैं, मगर अब पूरे शहर में अंदरून शहर तो नहीं है। बिल्कुल अब तो आपका ये अर्बन जो एरिया है पूरा 35, 40, 50 यूनियन काउंसिल पे मौजूद है, जिसको हम अंदरून शहर कहते हैं, शुमाली लाहौर कहते हैं। इसमें आपका इस्लामपुर आ जाता है, इसमें आपका माल रोड आ जाता है, इसमें आपके तमाम तो जो इलाके हैं वो आ जाते हैं। अब ये चीज़ें तो एक अलग से हैं, मगर जब एक तमीर होती है तो उस तमीर की वजह से आपके, अब देखिए आपने अपार्टमेंट बनाने हैं, अपार्टमेंट की इजाज़त किसने दी उस इलाके में? जाहिर बात है अपार्टमेंट बनेंगे उसमें पार्किंग सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। वो गाड़ियां बाहर खड़ी करें, गाड़ी बाहर आएगी तो सड़क जो है वो बंद हो जाएगी। अब सड़क जब बंद होगी तो जाहिर बात है ट्रैफिक जो है उसकी रवानी मुतासिर होगी। आपकी ये तमाम तर जो सूरत हाल है, इसको अगर देखा जाए तो उसको हम ना सामने पिक्चराइज भी करते हैं, मगर कोई सुनने को तैयार नहीं होता। अब मुझे बताएं कि 181 बिल्डिंग खुद मान रहे हैं, खुद मान गए हैं, तो इसके ऊपर तो सबसे पहले तो सस्पेंशन होनी चाहिए, इन सब की होनी चाहिए। ये एकदम ऑपरेशन हो रहा है, एकदम से ऑपरेशन उसको बचाने के लिए हो रहा है या उनको बचाने के लिए हो रहा है जिन्होंने ये सब कुछ करवा दिया। हाँ। अब वो कहाँ पे गए, किसी का नाम नहीं सामने आ रहा। अच्छा। अब इसके लिए अगर तो देखें, मैं ये समझता हूँ कि अगर निगरान वज़ीर-ए-आला पंजाब की इसके ऊपर नज़र पड़ती है ना, तो ये इतना बड़ा स्कैम है, इतना बड़ा स्कैम है कि इतने लोग सामने आ जाएंगे जिसकी वो हद नहीं। लोगों ने इसमें करप्शन की होगी। 181 अगर ये लोग बोल रहे हैं, ये अपनी रिपोर्ट है, ये हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबिक अगर देखा जाए तो 181 बिल्डिंग्स ये बोल रहे हैं, और इतनी बिल्डिंग्स होंगी जो अभी इन्होंने उसमें लिस्ट डाउन भी नहीं की होंगी। अब ये देखें कितनी करप्शन की होगी लोगों ने। अब ये देखें कि जो लोग इस फहरिस्त को लेकर गए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटर के पास, वो कह रहे हैं कि हमने तो उनको घुमाने के लिए किया है, इन सब के नक्शे मौजूद हैं। अच्छा। बस ये घूमे रहे, हमारी तरफ ना देखें। यानी कि इस तरह के इंटरनल स्टोरीज हैं कि ये कितना बड़ा स्कैम है कि अगर आप इसके पीछे कोई सही तरीके से, अच्छे तरीके से इसका ऑडिट हो जाए, ऑडिट हो जाए कि एक बिल्डिंग का, मैं फिर कह रहा हूँ गिराने से कुछ नहीं होगा। अब रेवेन्यू कलेक्ट करें। अच्छा। जिस तरह वज़ीर-ए-आला पंजाब ने वो 1 वे का लगाया ना कि आपने अगर 1 वे किया तो FIR होगी या इतना जुर्माना, इसी तरह कोई गैर कानूनी बिल्डिंग बनाता है तो उसके ऊपर एक हैवी जुर्माना टारगेट कर दें कि अगर कोई पकड़ा गया इनलीगल बिल्डिंग पर तो उसको ये जुर्माना पे करना है। आपको नहीं लगता कि उनसे पहले लोगों को अवेयर करने से पहले या उनको जुर्माना करने से पहले जो काली भेड़ें डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है, जो उनको फैसिलिटेट कर रही है, उनको पकड़ने की जरूरत है? ले
कर लें बात। आप बिलीव करें कि हमारे ना इलाके में एक गली के अंदर डोमेस्टिक घर बन रहा है। अच्छा। अभी उसने मेरा ख्याल है लेंटर डाला ही होगा तो उसके पास एक नोटिस आ गया। अच्छा। ज़ाहिर बात है उनको पता है कि इनके जानने जुड़ने वाले हमारा एक तल्लुक है, तो वो मेरे पास है। मैंने कहा जी आपने ये इसका नक्शा पास करवाया? कहते हैं नहीं बेटा हमने, हमारे पास पुराना नक्शा है। मैं कहा उसमें अमेंडमेंट करवा लेती थी, आपको क्या प्रॉब्लम थी? अच्छा। अब देखें कि उनको नोटिस आया है, अभी कुछ नहीं हुआ। इसका मतलब है, मैं आपको एक और बात, जो ये सीमेंट, रेत, बजरी, सरिया बेचने वाले होते हैं ना, इनके साथ पूरा कंटेंट होता है इनका आपस में कि इस घर में, इस बिल्डिंग में, यहाँ पे ये सामान जाने लगा, आप पहुँच जाएं। अब वो वहाँ पे पहुँचते नहीं हैं, वो उसका लेंटर डलने का इंतज़ार करते हैं ताकि ये डलेगा तो फिर हम भेजेंगे, फिर ये हमारे पास आएंगे। यानी कि इतनी बड़ी स्टोरीज हैं ये, इतनी बड़ी स्टोरीज हैं कि ये हर जगह पे ये 430 देखेंगे, वहाँ पे भी यही प्रॉब्लम्स हैं कि आपके कहीं पे कुछ छापा पड़ने लगा उसको पहले पता चल जाता है। अब कहीं पे भी चले जाएं, माफिया जो है वो इनके साथ लिंक होता है उनका। अभी देखें कि ये सूरत हाल ऐसी है कि आपके शहर में ये ऑपरेशन शुरू हुआ है, 2 रोज़ हो गए, 7 दिन का टाइम था, 4 दिन बाद ऑपरेशन शुरू हुआ है। 7 योम में इन्होंने तमाम 9 के 9 जोनल अफसरान ने 181 बिल्डिंग का हिसाब देना था कि हमने नहीं बनाई। तो मैम डीसी ने, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, उन्होंने कहा कि इसका मुझे ना बाकायदा फॉलोअप चाहिए, क्रैकडाउन चाहिए ये। अच्छा। अब 7 दिन में 4 दिन गुजर गए तो 3 दिन रह गए, कल ऑपरेशन स्टार्ट हुआ तो ये हालात है, ये हालात आ गए। अच्छा, अब ये 2 दिन रह गए हैं, उसमें इन्होंने जवाब दाखिल भी कराना है। अच्छा। उसमें इनकी पीडीएक्ट के तहत कार्रवाइयाँ भी होनी है। मैं ये कहता हूँ कि ये कौन सी कार्रवाई है, क्या सूरत हाल है, किस तरीके से लाहौर शहर को, इसकी डेवलपमेंट को ख़राब किया जा रहा है। आपकी सड़क बनती है, वहाँ पे पहले घर जो सड़क है वहाँ पे बिल्डिंग नज़र आती हैं 10, जब सड़क बन जाती है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पे बिल्डिंग हो जाती है 50। अब वो सड़क पे जो है वो दबाव पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो सड़क बर्बाद हो जाती है, ट्रैफिक रवानी मुतासिर होना शुरू हो जाती है, सर्विस लाइन्स जो है। आप हाल रोड की मिसाल ले लें, हाल रोड के अंदर जाने को दिल नहीं करता, वो इसलिए कि इतना ज़्यादा नशी इलाका हो चुका है, वहाँ पे आपके पास पार्किंग नहीं है। वहाँ पे हर प्लाजे में बेसमेंट, हर जगह, हर प्लाजे की बेसमेंट में भी दुकानें बेच दी हुई हैं, ये कह कर कि यहाँ पे पार्किंग होगी, मगर वहाँ पे पार्किंग ही नहीं है। अब उसके बाद आप हाल रोड के बाद नारकली आ जाएं, मार रोड पे आ जाएं, बिडन रोड पे आ जाएं। अच्छा। आप आगे शादमी चले जाएं, कहीं पे भी आपको अच्छी पार्किंग नजर नहीं आएगी। कहीं पे भी नहीं है, आप कहीं चले जाएं आपको इतना पार्किंग का मसला नजर आएगा, बल्कि आप टेंशन में होंगे कि अच्छा अब हमने जाना क्या है, पैदल ही चले जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। गाड़ी लेके तो आप जा ही नहीं सकते ना, किसी बाजार में तो आप जा ही नहीं सकते। अगर चले ही गए हैं अल्लाह अल्लाह करके, अगर आपको पार्किंग मिल ही गई है तो फिर आप उनके मुंह मांगे पैसे दें। फिर अगर आपने वहाँ पे गाड़ी खड़ी करनी है, अपनी सही सलामत गाड़ी आपको चाहिए, तो फिर मुंह मांगे पैसे दें। अच्छा, इकबाल फरीद साहब ने हमें ज्वाइन किया है, इमरान, उनसे मजीद बात कर लेते हैं कि कार्रवाई जो हो रही है, बल्दिया उज़्मा ने कार्रवाई स्टार्ट की है, तो इसका क्या फीडबैक आता है, क्या पॉजिटिव फीडबैक अभी तक आ रहा है, और जो जोनल अफसरान है जिनसे जवाब तलब किया गया है उनके हवाले से क्या कार्रवाई होगी। इकबाल फरीद साहब हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया। इकबाल साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल साहब, पहले आप लोगों ने गैर कानूनी तजावुज़ात के हवाले से ऑपरेशन शुरू किया, अब गैर कानूनी तामीरात के हवाले से ऑपरेशन आप लोगों ने शुरू किया है, तो क्या फीडबैक आ रहा है इसका? और 181 तो आप लोगों की अपनी डेटा के मुताबिक तामीरात हैं जो गैर कानूनी है, और भी लिस्ट डाउन की जा रही हैं? हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसा है कि इब्तदाई तौर पे ZOR की ड्यूटी लगाई गई थी कि वो चेक करें इलीगल बिल्डिंग्स को। अच्छा। उन्होंने लिस्ट दी है 181 की, वो हमने MO प्लानिंग को भेजी ताकि वो वेरीफाई कर सकें कि इसमें कितनों के नक्शे पास हैं और कितनों के नहीं हैं। तो उसमें जो हमें फिगर्स आ रही हैं कि इलीगल हैं, उसके ऊपर फौरी कार्रवाई की जा रही है और ये सिलसिला जारी है और इंशाल्लाह जारी रहेगा। इसमें इब्तदाई तौर पर हमने शालीमार जोन और एक जोन और है, उसमें हमने कार्रवाई की है। तो ये हम वेरीफाई करने के बाद ही कार्रवाई कर रहे हैं और इंशाल्लाह इसका भी एडमिनिस्ट्रेटर राबिया हैदर ने जो है ना हुक्म जारी किया है कि जो इनके रिस्पॉन्सिबल हैं इलीगल बिल्डिंग की तामीरात के, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी तयन किया जाएगा और उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। लेकिन आपने जिन ऑफिसर के खिलाफ, जोनल ऑफिसर प्लानिंग इरम अल्ताफ और जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर है, उनके खिलाफ जो आप लोगों ने कार्रवाइयाँ 3 दिन का आपने कहा है कि नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब किया गया है, तो उस हवाले से कोई कार्रवाई सामने आई है, कोई पॉजिटिव रिस्पांस आया है सामने?
जी बिल्कुल, देखें आज भी उनको 12:30 बजे तलब किया गया, उनका जवाब देना जरूरी होता है। अच्छा। आज जब भी उनका हमें कोई जवाब आएगा तो उसको चेक करने के बाद उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करके सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट साहब को अरसाल की जाएगी ताकि उनके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जा सके। अच्छा ठीक है, लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि आप लोगों ने नक्शेजात हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, उसके ऊपर बिल्डिंग बन जाती है इकबाल साहब, उसके बाद जाके जोनल अफसरान को पता चलता है जब वो कार्रवाई करते हैं कि जनाब इसका तो बैक पे नक्शा ही नहीं था और ये तो गैर कानूनी तामीरात हो गई हैं। तो जब हो रहा होता है तामीर, कोई बिल्डिंग तामीर हो रही होती है, तब पता नहीं चलता जो जोनल ऑफिसर्स होते हैं वहाँ पर मौजूद। जी ऐसा है कि इसमें हमारे लोकल गवर्नमेंट एक्ट इतने बिजी होते हैं अफसरान, इतना काम कर रहे होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं चलता। जी ऐसा है कि लोकल गवर्नमेंट रूल्स और एक्ट के तहत जो है ना जोनल ऑफिसर प्लानिंग और बिल्डिंग इंस्पेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी लीगल बिल्डिंग जो है वो तामीर ना हो। अगर कोई इसमें गफलत का मुजाहरा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए इनिशिएट किया जाता है। तो ये अभी जो 181 आई है ये फाइनल नहीं है, हो सकता है ज्यादा भी हो सकता है इनमें बहुत सी बिल्डिंग्स के नक्शे भी पास हों। अच्छा। तो उसके मुताबिक जो है ना अगर कोई इलीगल बिल्डिंग होगी तो उसके ऊपर भी कार्रवाई की जाएगी और मुतलका बिल्डिंग इंस्पेक्टर ऑफिसर इंशाल्लाह कटहरे में खड़ा किया जाएगा। चले ठीक है, हम उम्मीद यही करते हैं कि आप जो कह रहे हैं और इसी तरह कार्रवाई हो और जितने भी लोग या जितने भी ऑफिसर्स इसमें मुलव्वस हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए और ये इलीगल कंस्ट्रक्शन जो हो रही है और जिसकी वजह से एक तो लाहौर शहर का हुस्न जो है वो गहनाता जा रहा है, ख़राब होता जा रहा है और रेवेन्यू नहीं इकट्ठा किया जा रहा, उसके अंदर मज़ीद कोई बेहतरी आए। इकबाल फरीद साहब हमारे साथ मौजूद है। इकबाल साहब आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए एक और मसले के हवाले से जनाब हमने बात करनी है कि इलेक्शन का मौसम आ चुका है और साथ ही साथ लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बैनर्स, होर्डिंग्स और फ्लैक्सेस की हर जगह भरमार हमें नज़र आ रही है। किसी भी चौक चौराहे या किसी सड़क पर आप देखेंगे, नज़र दौड़ाएंगे तो आपको ये सिर्फ बैनर्स ही नज़र आएंगे। लेकिन इस हवाले से यानी इस इलेक्शंस में बैनर्स, स्टीमर्स और पोस्टर्स का साइज़ क्या होगा, तशहीरी मवाद के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया गया है। बिलबोर्ड्स, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई है और ज़िले लाहौर की हदूद में निजी प्रिंटिंग प्रेस वगैरह को हिदायतनामा मिल चुका है कि बिलबोर्ड, वॉल चॉकिंग पर पाबंदी आयद कर दी गई, लेकिन अमल दरामद कितना होगा ये नज़र आ जाएगा। और इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स हैं और पाबंदी क्यों लगाई गई है और कब तक ये इसी तरह हमें नज़र आएगा, इस पर भी मज़ीद बात कर लेते हैं। हमारे साथ इमरान ही मौजूद है। इमरान, इस हवाले से बताइए, भी एक नई जो है कार्रवाई या कह लें कि नया इशू हमारे सामने आया है कि इसके ऊपर भी पाबंदी लगाई गई है, वॉल चॉकिंग पर, बैनर्स पर, स्टीमर्स पर और जितने भी इलेक्शंस के हवाले से जो मुहिम चलनी है, लेकिन अमल दरामद कितना होगा या पहले कितना हुआ था या इससे पहले भी पाबंदियां लगती आई थी? देखिए पहले भी पाबंदी लगती है इलेक्शन अच्छा। कमीशन की तरफ से हाँ। और ज़िला इंतज़ामिया इसके ऊपर भरपूर एक्शन लेती है और इस बार भी पाबंदी लगा दी गई है, मगर चूँकि इलेक्शन की आमद है और इलेक्शन का एक जो माहौल है वो अभी बनना शुरू हुआ है। अभी देखते हैं कि क्या आगे से सूरत हाल होती है क्या नहीं, मगर अभी बनना शुरू हुआ है तो उसके लिए पहले SOPs जो हैं उसको उस पर अमल दरामद करने के लिए एक नोटिफिकेशन निकाला गया। डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर उमर मकबूल हैं और इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है और इसके ऊपर जो है वो तमाम निजी प्रिंटिंग प्रेस जो है पूरे शहर लाहौर के हदूद में उनको कहा कि आपने ये चीज़ छापनी है, इससे ऊपर नहीं छापनी, इससे तजावुज़ नहीं करना। अगर करेंगे तो आपका प्रिंटिंग प्रेस जो है वो सील कर दिया जाएगा। इलेक्शन कमीशन के जो एक्ट है इसमें अगर देखा जाए तो इसमें बाकायदा तौर पर जो पोस्टर का साइज़ है वो 22/18 इंच है और हैंड बिल और पम्फलेट का साइज़ 9/6 इंच है। इसी तरह 9/3 फीट के बैनर जो हैं वो शाया करने की या लगाने की इजाज़त होगी। इसी तरह पोर्ट्रेट साइज़ जो है वो 3/2 है इंच और जो तस्वीर का साइज़ होगा वो 3/2 है और कोई भी किसी भी जो जगह पर आप इंतखाबी मुहिम के दौरान किसी भी सरकारी अफसर की तस्वीर नहीं शाया कर सकते अपने साथ। और ये तमाम प्रिंटिंग प्रेस जो शहर लाहौर में जो इस वक्त दुआ कर रहे हैं कि इलेक्शन हो जाए वो क्योंकि उनको ऑर्डर्स आ चुके हुए हैं, उनके प्रिंटिंग प्रेस इस वक्त भरपूर तरीके से चलाए जाने हैं 8 फरवरी तक। तो उससे पहले जो है तमाम तरह जो एक ज़ाब्ता अखलाक है वो जारी
जारी कर दिया गया है। इसके ऊपर ही तमाम जो है इस वक्त आजकल तमाम लोग जो अपनी दूर की आंख से देख रहे हैं कि कौन से चौक चौराहे पर जो है वो पोर्ट्रेट जो पोस्टर है या पम्फलेट है या हैंड बिल है वो देख रहे हैं कि कहाँ पे कौन सी जो है वो यहाँ पे ऐसे कानूनी तरीके से काम हो रहा है, जिसके बाद वो चेक किया जाएगा कि कौन सी प्रिंटिंग प्रेस है, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस का नीचे से ना छोटा सा लिखा होता है अपना, उसका तो लोगो वो या प्रिंटिंग प्रेस सामने आ जाता है। ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस को भी चेक किए जा रहे हैं क्योंकि आपके रॉयल पार्क में ही प्रिंटिंग प्रेस ज़्यादा से मौजूद हैं या सगियाँ पे मौजूद हैं। बहुत सारे इलाके को पता होता है कहाँ पे लगता है, वो छोटा मोटा तो होता है, उसकी आवाज़ ही बहुत होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो बिल्कुल इसको भी देखा जा रहा है कि इसके ऊपर किस तरह से लेकर चलना है, मगर चूँकि इलेक्शन की वाइब्स हैं उनको लेकर चलना है। गली मोहल्लों में शोर शराबा थोड़ा सा सुनाई देने शुरू हो गया शुरू, थोड़ा सा बहुत ज्यादा नहीं, अच्छा ज्यादा नहीं है मगर अभी प्रिंटिंग प्रेस वाले दुआ कर रहे हैं कि किसी भी अब ज्यादा हो जाए तो ये सारी सूरत हाल है। तो इसके ऊपर ही जो है इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में काम हो रहा है। अभी देखिए कि अभी इसके बाद रोज़ ब रोज़ आपको चौंक चौराहे जो है वो गली मोहल्ले जो मेन रोड्स हैं वहाँ पे बड़े बड़े बिल बोर्ड बैनर्स इसी पे हमने हुकूमती मौक़िफ़ लेने की भी कोशिश की थी। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर थे उमर मकबूल, उनसे फ़ोन लाइन उन्हें की है, कनेक्ट करने की कोशिश की है, लेकिन उनसे रब्ता नहीं बहाल हो चुका, शायद बिज़ी होंगे इसलिए वो हमें मौक़िफ़ नहीं दे पाए हैं कि जनाब ये जो एक ज़ाब्ता अखलाक जो है वो बनाया गया है कि आप लोगों ने बैनर्स किस तरह लगाने हैं, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले हैं, तो उस हवाले से इलेक्शन कमीशन की तरफ से एक ज़ाब्ता अखलाक बताया गया था। तो उस हवाले से भी हम बात कर रहे थे, इलीगल कंस्ट्रक्शन जो नहीं है उस हवाले से भी हमने बात की है। इमरान अकबर हमारे साथ मौजूद थे। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पर आए, और इसी नोट पर एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद आपसे डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, सर्दियाँ क्या आई हैं, यूँ लगता है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार शख्स ज़रूर मौजूद है। किसी को फ्लू है, ज़ुकाम है, कोई खांस रहा है, तो कोई बुखार में मुब्तला होकर घर में पड़ा हुआ है, और यूँ लगता है कि जैसे शहर लाहौर इसके ख़ास निशाने पर आ चुका है। क्या बच्चा क्या बड़ा सब ही बीमार हुए पड़े हैं। लेकिन क्यों बीमार हैं ये आज हमने समझने की और जानने की कोशिश करनी है, क्योंकि पाकिस्तान भर से इन्फ्लुएंज़ा के हर हफ्ते हज़ारों केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, और बच्चों में नज़ला ज़ुकाम बुखार दरअसल RSV वायरस की वजह से हो रहा है। और जो एक्सपर्ट्स हैं उनके मुताबिक इन्फ्लुएंज़ा बूढ़े और कमज़ोर क़ुव्वत मुदाफ़त के हामिल अफराद के लिए बहुत ख़तरनाक भी हो सकता है। और ये बदकिस्मती है कि पाकिस्तान में इस वक्त इन्फ्लुएंज़ा की जो वैक्सीन है वो मौजूद ही नहीं है, और इन्फ्लुएंज़ा से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करना है, हाथों को बार बार धोना है, और उसके साथ साथ इन्फ्लुएंज़ा होने की सूरत में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल तो बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर डॉक्टर अगर आपको रिकमेंड भी कर रहा है, प्रिस्क्राइब भी कर रहा है, फिर भी आपने बिल्कुल नहीं करना है। इस हवाले से मज़ीद बात करने के लिए स्टूडियोज़ में हमारे पास पल्मोनोलॉजिस्ट और वायरल बीमारियों के माहिर मौजूद हैं। डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब बेग साहब मौजूद हैं इन स्टूडियोज़ में। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? जी थैंक यू, अल्लाह का शुक्र। डॉक्टर साहब, पिछले 5 दिनों से मैं भी इस इन्फ्लुएंज़ा का, मुझे लगता है कि मैं भी इस इन्फ्लुएंज़ा का शिकार हुई हुई हूँ, और बाकी भी बहुत सारे लोग जो है ना वो इसका शिकार हो रहे हैं। क्या वजह है, इतना एग्रीवेट कर रहा है ये इस वक्त वायरल इन्फेक्शन, तो वजह क्या है इसकी? देखिए, ये जो फ्लू का वायरस है या जो वायरसेस हैं जो कि हमारी सांस की नालियों को मुतासिर करते हैं, ये तो पूरा साल ही रहते हैं। लेकिन ये जो मौसम आता है आपका जिसमें स्मॉग शुरू होती है, तो इस स्मॉग में होता ये है कि सूरज की किरणें जिसमें अल्ट्रा वायलेट रेज़ होती हैं वो ज़मीन पे नहीं आ पाती हैं, तो उसकी वजह से इन वायरस का सर्वाइवल बहुत बढ़ जाता है। जब इन वायरस का सर्वाइवल बढ़ जाता है तो इनकी जो है ना वो फैलने की शरह बढ़ जाती है। फिर साथ जो स्मोक होती है, स्मोक की वजह से हमारी सांस की नालियाँ जल जाती हैं, और वो सांस की नालियाँ जलने की वजह से हमारी सांस की नालियों में बारीक बारीक बाल होते हैं, रेशे होते हैं, जो कि इन जरासीम को, डस्ट पार्टिकल को सांस की नालियों को मुतासिर करने से रोकते हैं। अच्छा। अब स्मोक इतना अर्सा, ये 2 महीने हो गए हैं लाहौर में स्मोक पड़ते हुए, तो स्मोक की वजह से हम सब की नालियाँ इंतहाई कमज़ोर हो गई हैं। तो हमारा जो अल्लाह ताला का ये कुदरत का दिया हुआ निज़ाम है इन वायरसेस को रोकने का, वो इंतहाई मुतासिर हो चुका है।
तो अब हमारा जो रोकने का निज़ाम भी मुतासिर हो गया है, उधर से जो वायरस है क्योंकि उसको स्ट्रॉन्ग हो गया है, उसको तो इम्कान ही कोई नहीं मरने का। और फिर तीसरा ये है कि हम लोगों में इतनी समझ नहीं है और इतना अभी तक लोगों में जिम्मेदारी नहीं है कि अगर किसी को ये ज़ुकाम या वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो वो एक तो खुदा के वास्ते में पहले भी अर्ज़ कर चुका हूँ कि वो इस तरह छींक ना मारे। जब आप छींक मारते हैं तो वायरस शॉवर कर देते हैं हवा के अंदर। वायरस शॉवर कर देते हैं तो कोई भी फ़र्द या कोई भी इंसान जब उस फिज़ा में सांस लेता है तो वायरस उसके अंदर चला जाता है। लेकिन डॉक्टर साहब ये कोविड से मिलती जुलती बीमारी है या इसको कोविड से ही रिलेट किया जाता है? बिकॉज अगर मैं अपनी बात भी करूँ तो मुझे भी ये था, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं लाइकली टू बी कोविड हो सकता है ये, तो ये बहुत मिलता जुलता है दोनों। हाँ देखिए, जो कोविड है वो भी अब इसी फॉर्म में हमारे अंदर मौजूद रहेगा। कोविड ने ख़त्म नहीं होना। अच्छा। कोविड मौजूद रहेगा और उसमें भी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार ये अलामात होती हैं और जो फ्लू का वायरस है इन्फ्लुएंजा, इसके भी ये अलामात होती हैं। अब इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए तो एक नेज़ल स्वैब टेस्ट होता है, बायो फिल्म एरे, ये आगा खान में होता है, नेज़ल स्वैब होता है। तो इसमें कम से कम 20-25 वायरस हैं जो कि हमें मुतासिर करते हैं, हमारी सांस की नालियों को नज़ला ज़ुकाम करते हैं, बुखार करते हैं। लेकिन कोविड तो हमारे अंदर मौजूद रहेगा और इस तरह करता रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो हमारे मुख्तलिफ डॉक्टर्स ने टेस्ट किए हैं, उनकी क्लिनिक पे जो पेशेंट्स आते हैं, तो अभी तक लाहौर में या पंजाब के अंदर जो है वो इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है उसके मरीज़ मौजूद है। इन्फ्लुएंजा और वही ज़्यादा जो है ना मुतासिर कर रहे हैं इसमें। इन्फ्लुएंजा ए वायरस, तो इसका मतलब है जो बीमार हो रहा है वो इस वायरस की वजह से, इन्फ्लुएंजा ए वायरस की वजह से बीमार हो रहा है। तो इसकी कोई वैक्सीन है जो लगवा सकते हैं जिससे हम लोग दोबारा बीमार होने से बच जाए? हाँ जी, इसकी वैक्सीन आती है, फ्लू वैक्सीन, और फ्लू शॉट भी कहते हैं उसको, और वो हर साल अक्टूबर के महीने में आती है। अच्छा। लेकिन बदकिस्मती से इस साल जो है वैक्सीन वो इतनी कम मिकदार में कंपनीज ने इंपोर्ट की, क्योंकि ये बनती पाकिस्तान में बनती नहीं है। अच्छा। तो बहुत कम मरीजों को लग सकी, बहुत कम मरीजों को। पाकिस्तान में मौजूद भी नहीं है ना अभी। आम आवाम तो तसव्वुर नहीं कर सकते, क्योंकि जो फेफड़े के मरीज हैं, जिनको पहले फेफड़े की मर्ज है, सबसे पहले उनको लगनी थी। उसके बाद में जिनको दिल का मर्ज है, गुर्दे फेल हैं या शुगर से जिनके जिस्म मुतासिर है, उनको लगनी थी ये वैक्सीन। लेकिन ये वैक्सीन इतनी कम मिकदार में इंपोर्ट हुई कि अभी उन मरीज़ों को नहीं लग सकी, तो बाकी आम आवाम तो हमारे करोड़ों में है, तो इतनी वैक्सीन कहाँ से आ गई कि हम इसको तो डॉक्टर साहब ये तो पाकिस्तान में मौजूद ही नहीं है ना अब इन्फ्लुएंजा की, और देखिए इतने ज़्यादा मरीज आते जा रहे हैं, तो फिर क्या करें लोग? अगर वैक्सीन नहीं है तो फिर वो, और इसका कोई अल्टरनेट है कि नहीं है? हाँ देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको वायरस को फैलने से रोका जाए। ठीक है। और फैलने से रोकने का ये है, मैं अर्ज़ कर रहा था कि आपने जिस तरह अब आपको अगर फ्लू हो गया है तो आपने छींक इस तरह नहीं मारनी है फ़िज़ा में, कहीं पर गाड़ी में है या किसी ऑफिस में है, आपने छींक मारते हुए अपना कोड़ी इस तरह आगे कर लेनी। अच्छा, ठीक। हाथ भी नहीं करना आगे। ठीक है। अगर हाथ आगे करेंगे तो आपका हाथ टच होगा। हाँ। आप हाथ को कप को टच करेंगे, किसी चीज़ को टच करेंगे, वो आगे स्प्रेड कर जाएगा वायरस। वही कोविड वाली बात है। हाँ। लेकिन अगर आप इस तरह अपना हाथ रख लेंगे ना, उससे ये है कोनी रखने से कि आपका ये वायरस आगे स्प्रेड नहीं होगा। ठीक है। तो जब ये स्प्रेड नहीं होगा तो फिर कम से कम लोग मुतासिर होंगे। हमने इसके स्प्रेड को रोकना है। इवन हत्ता कि अगर हम मास्क पहनते हैं तो मास्क के भी बहुत से मसाइल हैं। अच्छा। हाँ, मास्क ये नहीं कि एक मास्क आदमी चढ़ा लिया, उसको उतार के जेब में रख लिया, फिर चढ़ा लिया, फिर रख लिया, और उसकी मास्क की एक साइड होती है बाहर वाली, अंदर वाली साइड होती है। तो मास्क बजाते खुद अगर उसका सही इस्तेमाल ना किया जाए तो वो भी इस वायरस को फैलाने का सबब बनता है। ओह, अच्छा। हाँ जी। तो इसलिए मास्क करना है फिर हमने मास्क का इस्तेमाल बड़ी एहतियात से करना है। आपने उसको जो है उतारना है तो यहाँ कान से पकड़ के उतारना है, आगे टच ना हो, और फिर आपने उसको इस तरह अगर डस्ट में फेंकना है, और तकरीबन रोज़ाना एक नया मास्क इस्तेमाल करना है आपने। ओके। और ये बार बार उसको उतारना नहीं है, रखना नहीं है। तो मास्क का इस्तेमाल भी बड़ा मुश्किल काम है। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर किसी को फ्लू हो जाता है, वो किसी ऑफिस में काम करता है, तो वो छुट्टी ले ले, और अपने आप को ये नहीं छुट्टी लेके सैर करने निकल जाए। वो छुट्टी लेके अपने आप को घर में आइसोलेट कर ले, कमरे में बंद हो जाए, कमरा हवादार हो, और वहाँ पर वो ऐसी दवाइयाँ खाएं जिसमें उसको जुकाम ना हो, नाक से पानी ना बहे। अगर वो टिश्यू इस्तेमाल कर रहा है तो उस टिश्यू को उसने बर्न करना है, उसको इस तरह फेंकना भी नहीं इवन के डस्टबिन में।
लेकिन अब जैसे मैं भी पिछले दिनों बीमार, मैं 5 दिन बाद वापस आ रही हूँ, बुखार मुझे 103 102 बुखार था, अब बुखार ठीक हो गया है, बट फ्लू जो है ना वो ठीक नहीं हो रहा, गला ख़राब, फ्लू है। और मेरे जैसे बहुत से और भी लोग होंगे जो इस बीमारी का शिकार होंगे, तो किस तरह अभी इस फ्लू को ठीक किया जा सकता है, या ये अपना पूरा टाइम लेकर ही जाएगा? देखिए, वो फ्लू का तो आपका टाइम पीरियड ख़त्म हो गया, जब आपका बुखार उतर गया तो वो ठीक हो गई है। अभी आपको बेसिकली साइनोसाइटिस चल रहा है। साइनसिस होते हैं हमारे नाक के साथ, इधर जो है ना वो साइनसिस में इन्फेक्शन हो गया, साइनोसाइटिस हो गया, उससे आपको ये तकलीफ हो रही है। तो इसमें भी आपने ऐसी अद्वियात नहीं है कि जिसमें आपका जो है नाक से पानी बहना जो है वो कम हो जाए। ऐसी अद्वियात होती है, पानी में विक्स डाल के तो आप उसकी भाप ले सकते हैं, उससे आपकी ये नाक जो खुल जाएगी। और इसके अलावा ये है कि अगर आपको एलर्जी है तो आपने एलर्जी की अद्वियात इस्तेमाल करनी है, तो ये आप इस्तेमाल करेंगे तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। और लेकिन अब आप जो है ना वो स्प्रेड नहीं करेंगे आगे। स्प्रेड करने का पीरियड वो पीरियड है जब आपको ये शुरू होता है, जुकाम होना, नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना और बुखार होना, वो है स्प्रेड करने का पीरियड। अच्छा, ठीक। ज्यादा एहतियात आपने उसके अंदर उसमें करनी है, ठीक है। वो मैंने घर में ही वो एहतियात की है, वो घर में ही थी, मैंने शुक्र अल्लाह का, वो किसी को नहीं लगी। लेकिन उस दौरान अब चले मैं तो बेहतर हो गई हूँ, खुदा ना खासा अगर किसी को भी हो रहा है तो जिनको बहुत ज़्यादा तेज़ बुखार 102 103 से नीचे नहीं आ रहा बुखार उनका, वो क्या कर सकते हैं? बिकॉज बहुत ये कह लें कि एक ख़तरनाक पीरियड भी होता है, क्योंकि बॉडी शिवरिंग कर रही है और बहुत ज़्यादा पेन में भी है, आपकी बॉडी 103 से नीचे नहीं जा रहा, तो उस दौरान फिर बंदा क्या करे? और दूसरा वाटर इनटेक कितना ज़रूरी है इसमें? देखिए, इसमें एक टेस्ट होता है खून का टेस्ट, उसे CBC कहते हैं, जो डेंगू में भी कराते हैं। अगर आपका CBC टेस्ट कराते हैं और डॉक्टर देखता है कि उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं है, तो फिर बिल्कुल एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें एंटीबायोटिक का इस्तेमाल आपको इसने आराम तो देना नहीं है, वो मज़ीद आपको ख़राब कर देगा, मज़ीद आपका मैदा ख़राब हो जाएगा, आपका जी मतली होगा, उल्टी आएगी और तबीयत मज़ीद ख़राब होगी। सही है। तो एंटीबायोटिक का इस्तेमाल ना करें अगर आपके CBC में कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन का एलिमेंट नहीं आता। अब यह है कि देखें, जो एक दफ़ा हो गया है फ्लू, या तो आपने लगवाई होती वैक्सीन पहले। अब चूंकि पाकिस्तान में इस दफ़ा बहुत कम लोगों ने वैक्सीन लगवाई हुई है, अगर किसी ने वैक्सीन लगवाई हो तो उससे भी साइकिल ब्रेक हो जाता है ये वायरस के फैलने का, तो बहुत कम लोगों ने वैक्सीन लगवाई है, आम आवाम में तो लगवाई ही नहीं शायद किसी ने। तो उसमें यही है कि आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और इसमें वो गोलियां जो होती हैं पैनाडोल या कालपोल गोलियां, उसका इस्तेमाल हर 6 घंटे बाद 2 गोली वही कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं खाना। अच्छा, लेकिन उसमें एक एहतियात ही है, क्या हम ये करते हैं, कोल्ड ड्रिंक या जूस पीना शुरू कर देते हैं, वो और मजीद नुकसान देता है। अच्छा, हाँ, आपने कोल्ड ड्रिंक या जूस नहीं पीना, बल्कि आपने जो है ना वो वैसे डायरेक्ट फ्रूट खा सकते हैं, यानी कि किन्नू या मौसमी खाने में कोई मसला नहीं है आपको। अच्छा, वो भी खा सकते हैं, वो खा सकते हैं, लेकिन जूस नहीं पीना आपने, ना फ्रेश जूस, ना डब्बे वाला जूस, ना ही कोल्ड ड्रिंक्स पीनी, ना कोल्ड ड्रिंक पीनी। और बाकी उसके बाद में जो है ना वो हम जब सूप की बात करते हैं तो सूप का इस्तेमाल करें, लेकिन उसमें आपने सिरका नहीं डालना, या मुख्तलिफ किस्म की वो जो डालते हैं ना उसमें सॉसेज नहीं डालने हैं, उससे मजीद आपका गला जो है उसकी आपकी गले की नाली में जो है वो म्यूकस मेम्ब्रेन इंजर हो जाएगी और मजीद तकलीफ बढ़ जाएगी आपको। ठीक है। तो इसका जो है ना ये इन 2 चीज़ों का इस्तेमाल आपने एहतियात से करना है। लेकिन इस बीमारी में ना पानी का इंटेक बहुत कम हो जाता है। हाँ, एक तो दिल नहीं करता, एक तो विंटर का दिल नहीं करता, दूसरा बीमार होते हैं कि पानी नहीं पिया जाता है। तो फिर पानी का इंटेक करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है कि डिहाइड्रेशन की वजह से भी तो आपकी कैफियत ख़राब होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल आप दुरुस्त कर रही हैं, पानी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। और दूसरी एक बात जो है वो गलतफहमी लोगों की कि शायद ज़ुकाम हो गया है या खांसी हो गई तो दूध नहीं पीना या दही इस्तेमाल ना करना, ये भी बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अच्छा। आप दही का इस्तेमाल बढ़ाएं। अच्छा। दही में प्रोबायोटिक्स होते हैं, वो प्रोबायोटिक्स जो है वो आप याद रखें कि इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना, वो सिर्फ एक चीज़ है, वो दही है, दही में आपके प्रोबायोटिक्स होते हैं। हमारा तो ये है कि वो बलगम ना बन जाए, खांसी वो वाली ना हो जाए, इस वजह से दही का इस्तेमाल या दूध का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ये बिल्कुल गलत हमारा लोगों का कंसेप्ट है, लोगों का ख्याल है। तो बल्कि दही का इस्तेमाल, मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि ये वाहिद एक अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है, ऐसी ग़िज़ा है
जिससे फ़ौरन आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। इसमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। अच्छा, मतलब अगर दही खा लेना चाहिए वो ज़्यादा अच्छा है। दही खा लेना क्या बात है, आज ही हमें पता चला है कि जनाब ये सारी मिथ्स ही हैं कि हम दही ना खाएं या डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, आप दही खाएं वो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। लेकिन डॉक्टर साहब अब जैसे अब मैं बेहतर हो गई हूँ, लेकिन क्या मैं इसका दोबारा शिकार हो सकती हूँ अगर हम लोगों को वैक्सीन नहीं लगेगी? तो वैक्सीन तो है नहीं, अब क्या करें? देखिए, फ्लू के जो है ना वो मेनली 3 वायरस होते हैं, A, B, C, और उसके बाद में A और B की मजीद आगे 5 इकसाम हैं। ये तो इतने ढेर सारे वायरस हैं कि आप ये कहें कि आपके अंदर अगर एक वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो दूसरे से इम्यूनिटी नहीं आती आपको। अच्छा। पहले एक दौर होता था कि आपको एक दफ़ा सीज़न आया, सीज़न में एक दफ़ा फ्लू हुआ तो आप फारिग हो गए सीज़न के लिए। लेकिन अब चूंकि ये पोल्यूशन इतनी बढ़ गई है, स्मोक का सीज़न आ गया है, वायरल सर्वाइवल इतना बढ़ गया है कि अब मसाइल बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अभी तो ये फ्लू की बात कर रहे हैं, फिर रेस्पिरेटरी सिंसिटियल वायरस अलहदा वायरस है जो कि बच्चों को बहुत मुतासिर कर रहा है, लेकिन बड़ों को भी कर सकता है। फिर उसके बाद में नई स्ट्रेन जो आई है JN1 जो कोविड की स्ट्रेन आई है, वो अभी अलहदा है। गो के अभी पाकिस्तान में उसके सिर्फ 1 या 2 केस रिपोर्ट हुए हैं। अच्छा। लेकिन ये है कि 3 केसेस हो गए। जी 3 केसेस हो गए, लेकिन मजीद फैलने का खतरा मौजूद है। हाँ, तो इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि एक दफ़ा आपको वायरल इन्फेक्शन हो गई है तो आप महफूज हो गई हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। लिहाजा मैं ये समझता हूँ कि हमें लोगों को एहतियात का मुजाहरा करना चाहिए। अगर किसी को ये फ्लू के ज़ुकाम की और बुखार ख़ास तौर पे, अच्छा यहाँ पर एक और कन्फ्यूजन होती है, बाज़ लोगों को एलर्जी होती है, नेज़ल एलर्जी। तो जिनको नेज़ल एलर्जी होती है उसका मतलब ये नहीं कि अगर आपको 4 छींकें सुबह उठ के आ गई हैं तो आप ये समझे कि मुझे बस फ्लू हो गया, मैं बीमार हो गई हूँ या बीमार हो गया हूँ। तो उसमें यह है कि नेज़ल एलर्जी के अंदर आपको सिर्फ छींकें आएंगी, खारिश होगी नाक में, आँख में खारिश हो सकती है, लेकिन आपको बुखार नहीं होगा। अच्छा, ओके। एलर्जी में बुखार नहीं होगा। बुखार इस फ्लू इन्फेक्शन में ही होगा। हाँ, ठीक है। इन्फ्लुएंजा में ही हो सकता है आपको बुखार, आपको एलर्जी में नहीं होगा। एलर्जी में नहीं होगा, ठीक है। लेकिन फिर वही बात है कि आपको 100% नहीं पता कि आगे हो सकता है ये फ्लू ही हो। फिर भी आपने अगर स्नीज करना है, छींक मारनी है, तो उसमें एहतियात करनी है। लेकिन अगर स्नीजिंग हो रही है या फ्लू बहुत ज़्यादा है तो उसमें हम लोग ये टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करें, या जैसे बहुत से लोगों ने रुमाल रखे होते हैं उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं? देखिए, रुमाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें टिश्यू पेपर को आपने प्रॉपर्ली डिस्पोज ऑफ करना है। असूलन आपने टिश्यू पेपर को बर्न करना होता है, जिसमें वायरस होता है, वरना वो वायरस नहीं मरता। लेकिन यह है कि टिश्यू पेपर के ऐसे अपना बार बार इस्तेमाल करना मुनासिब नहीं है, एक दफ़ा इस्तेमाल करें टिश्यू पेपर को। रुमाल को आप इस्तेमाल कर सकते हैं, रुमाल को धोएं और धो के धूप में डालें या उसको ड्राई करें, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, दूसरा ये कि मतलब हम लोगों ने जैसे लास्ट बूस्टर शॉट्स लगवाए थे उसके कोविड के ना, सबने करवाई थी, तो जिनको हुई भी है क्या उनको ये वाली स्ट्रेन हो सकती है या नहीं हो सकती? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने किया। देखिए, कोविड की वैक्सीन मैं समझता हूँ पाकिस्तान में 3 किस्म के जो है ना वो ग्रुप हैं। अच्छा। एक ग्रुप वो है जिन्होंने वैक्सीन कराई नहीं और झूठे जो है ना अपना पेपर बनवा लिए या कार्ड बनवा लिए। हाँ, कि हम लोगों ने लगवाए। उनको तो हो सकता है उनकी ज़िंदगी को खतरा लाहक है। और आप ये देखें कि उस टाइम कहते थे कि जिसने वैक्सीन कराई वो 1 साल में मर जाएगा, 2 साल में मर जाएगा, तो 2 साल से तो ऊपर हो गए हैं। हाँ, अभी तक जिसने वैक्सीन कराई है वो नहीं मरा, जिन्होंने नहीं कराई वो मरे हैं, उनके डॉक्यूमेंटेड ऐसे केसेस हैं और अभी भी उनको बिल्कुल उनकी जान को खतरा लाहक हो सकता है। ये ग्रुप तो खतरनाक है। ऐसे ग्रुप को चाहिए कि फौरी तौर पे फाइजर की वैक्सीन लगवाए। अच्छा, फाइजर की लगाए, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात है जिन लोगों ने सिर्फ साइनोवैक या साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई। अच्छा, ये वैक्सीन भी इतनी प्रोटेक्टिव नहीं थी, ये उस वक्त फौरी तौर पे एक गुजारा था जी। तो जिन लोगों ने साइनोवैक वैक्सीन लगवाई लेकिन उसके बाद में उन्होंने फाइजर का बूस्टर लगवा लिया, उनको तो कोई मसला नहीं, कोई वैक्सीन नहीं करानी। अच्छा, ठीक है। लेकिन जिन लोगों ने खाली साइनोवैक या साइनोफार्म वैक्सीन लगवाई है लेकिन फाइजर का बूस्टर नहीं लगवाया, उन लोगों को भी खतरा मौजूद है। अच्छा। तीसरे नंबर पे वो लोग हैं जिन्होंने फाइजर का बूस्टर लगवाया है या जिन्होंने वैक्सीन ही फाइजर की करवाई है। अच्छा। तो उनको अभी तक कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं आई है कि उनको दोबारा वैक्सीन लगवानी पड़े। उम्मीद यही है और अभी तक यही हो रहा है कि जिन लोगों ने फाइजर की वैक्सीन लगवाई है उनमें ये वायरस JN1 इतना ख़तरनाक नहीं है। इसको वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट WHO ने डिक्लेयर किया है। अभी तक इसको WHO मॉनिटर कर रहा है। इंडिया में कुछ डेथ हुई हैं
लेकिन पाकिस्तान में अभी तक और बाकी मुल्कों में ऐसी खतरनाक बात सामने इतनी खतरनाक नहीं है, लेकिन इसका जो स्प्रेड है वो ज़्यादा है, कंटेजियस ये ज़्यादा जी कंटेजियस तो आपको पता है कोविड पहले से ही था, तो इसलिए एहतियात बरतनी है। अगर वैक्सीन आप लोगों ने नहीं लगवाई है तो लगवा लें, खुदारा अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें और अपने साथ चाहने वालों का भी ख्याल रखें, और ख़ासतौर पर इस इन्फ्लुएंजा वायरस से भी ज़रूर आप लोगों ने बचना है। हमारे साथ डॉक्टर मिर्ज़ा अयूब बेग साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए और इतनी अच्छी टिप्स आप हमें देकर जा रहे हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखना है और इसी नोट पर मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।